गुड मॉर्निंग। कल हमने कक्षा 10 विज्ञान आनुवंशिकी में पार्ट 3 पढ़ा था। पार्ट 3 जिसके अंतर्गत हमने मेंडल के नियम पढ़े थे। मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। सबसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जिसे हमने कल पढ़ा था और कल हमने उसको एक चार्ट के द्वारा पूरा समझ भी लिया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे करते हैं और आज हम पढ़ते हैं मेंडल का आनुवंशिकता से संबंधित दूसरा नियम, जिसे कि पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम, जैसा कि आपने पढ़ा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे उनमें उन्होंने एकल संकरण और द्विसंकरण दोनों ही करवाए थे। एकल संकरण यानी कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण और द्विसंकरण 2 जोड़ी विपरीत लक्षण। मेंडल का जो पहला वाला नियम था वह एकल संकरण पर आधारित था। ठीक वैसे ही मेंडल का जो दूसरा नियम है वह नियम भी एकल संकरण पर ही आधारित है। जिस तरह प्रभाविता के नियम के अंतर्गत हमने नए पौधे लिए थे और उन नए पौधों से हमने F1 पीढ़ी को प्राप्त किया था, लेकिन इस नियम के अंतर्गत नए पौधे अलग से नहीं लेने यानी कि जनक पीढ़ी नहीं लेते हैं। जो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होती है हम उसी पौधों के बीच में आपस में संकरण करवाते हैं। सबसे पहले तो हम इस नियम को एक बार समझ लेते हैं लैंग्वेज में। इस नियम के अनुसार प्रथम F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जोड़े के रूप में रहते हैं। दोनों विपरीत लक्षण यानी कि हमने लंबा पौधा और बौना पौधा लिया था और जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी उस F1 पीढ़ी के अंदर लंबेपन का कारक भी था कैपिटल T और बौनेपन का कारक भी था स्मॉल t, यानी कि दोनों ही कारक जो थे वे जोड़े के रूप में थे, क्योंकि कारक हमेशा जोड़ों के रूप में ही लिखे जाते हैं। तो जब F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों लक्षण T व T जोड़े के रूप में रहते हैं और जब F1 पीढ़ी के पौधों में ही आपस में संकरण कराया जाता है, यानी कि अलग से नई पीढ़ी नहीं ली, हमने F1 पीढ़ी के पौधों को ही लिया और उन्हीं में आपस में संकरण करवाया, तो ये जो लक्षण होते हैं F2 पीढ़ी में पृथक पृथक हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे लक्षण F2 पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इस नियम को हम पृथक्करण के नियम से भी जानते हैं। उसके साथ ही प्रत्येक लक्षण जो हमको प्राप्त होता है वह लक्षण उसमें कारक की दृष्टि से लक्षण शुद्ध भी होता है, यानी कि वहाँ पर तो हमें सभी विषम युग्मनजी पौधे प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ पर शुद्ध पौधा भी प्राप्त होता है। अतः इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी कि इस नियम को 2 नामों से जानते हैं, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्ध। गुड मॉर्निंग। कल हमने मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कल पार्ट 4 पढ़ा था और आनुवंशिकी पाठ मेंडल का जो दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, उसके बारे में हमने कल पूरा पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 5 जो कि उसी पाठ से संबंधित है। पार्ट 5 में आज हम पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जो कि है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग में जो संकरण करवाए थे उसमें से जो पहले 2 नियम थे वो 2 नियम एकल संकरण पर आधारित थे, जबकि मेंडल का जो तीसरा नियम है यह नियम द्विसंकरण पर आधारित है। यानी कि इस नियम में मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए और उन 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया। अब हम इस नियम को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो सभी लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र होती है तथा एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पर जो वंशानुगति होती है, जो लक्षण प्रकट होते हैं वे सभी लक्षण प्रत्येक रूप से स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं और उन्होंने अपने प्रयोग में कौन से 2 विपरीत लक्षण लिए थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 विपरीत लक्षण लिए थे, जैसे कि उन्होंने एक पौधा लिया गोल व पीले बीज वाला, यानी कि उस पौधे के जो बीज थे वो दिखने में आकृति में तो गोल थे, लेकिन उनका जो रंग था वो येलो कलर यानी कि पीला रंग था बीजों का। उसी के विपरीत अपोजिट उन्होंने ऐसे पौधे लिए जो इसके विपरीत लक्षण वाले थे, यानी कि वो जो पौधे के बीज थे वो झुर्रीदार थे, साथ ही दिखने में हरे थे।
यानी कि यहाँ पर हो गए दो जोड़ी विपरीत लक्षण। जैसे गोल के विपरीत झुर्रीदार आ गया और पीले के विपरीत हरा आ गया। ऐसे दो पौधे लिए और उनके बीच उन्होंने संकरण करवाया। अब यहाँ पर गैमेट्स उन्होंने जो कारक भी रखे थे वे कारक, जैसे कि गोल यानी कि जो आर था वो गोल को इंडिकेट करता है, जो वाई है वो पीले रंग के लिए है, पीले बीज के लिए। ठीक वैसे ही जो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लेते हैं उन्हीं को हम वापस विपरीत में स्मॉल में लिखते हैं। यहाँ पर जो आर था वो झुर्रीदार का था और जो स्मॉल वाई था वो बीज के हरे रंग को प्रदर्शित कर रहा था। अब यहाँ पर उन्होंने जो अपना प्रयोग दिया उस पर हम आते हैं। उन्होंने सबसे पहले आर और वाई यानी कि गोल व पीले बीज आर वाई और उसके विपरीत उन्होंने लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जैसा कि पहले बताया था, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है वह गुण प्रभावी होता है और जो स्मॉल में लिखा जाता है वह लक्षण अप्रभावी होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो गोल व पीला है वो प्रभावी लक्षण है और ये जो झुर्रीदार व हरे बीज हैं वह अप्रभावी लक्षण है। यानी कि यह अपना प्रभाव पहले दिखाएगा और ये अपना प्रभाव पहले दिखा नहीं पाएगा। ये हमारी यहाँ पर है जनक पीढ़ी। इसके युग्मक बनाएं, ये आर और ये आर वाई आर वाई। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आर वाई और आर वाई, यानी कि एक एक लक्षण दोनों का, गोल भी आ गया और पीला रंग भी आ गया। यहाँ पर भी गोल आ गया और पीला रंग आ गया। ठीक वैसे यहाँ पर झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपस में संकरण कराते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले दो नियमों में कराया था, एक सीक्वेंस में हमको चलना है। पहले इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाएंगे, फिर इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाएंगे। और उसमें भी जो हमेशा जो कैपिटल होगा वह हमेशा पहले लिखा जाएगा और जो स्मॉल में होगा वह बाद में लिखा जाएगा। अब जो यहाँ पर इन्होंने इनमें क्रॉस करवाया, इस आर वाई का क्रॉस इससे करवाने पर हमें जो कारक प्राप्त होते हैं वे आर वाई। ठीक वैसे ही इन सभी का आपस में क्रॉस कराया तो यहाँ पर हमें ये कारक लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। चूँकि गोल और झुर्रीदार दोनों लक्षण हैं लेकिन गोल प्रभावी है तो जो पौधा होगा वह गोल बीज वाला होगा, साथ में उसका जो रंग होगा वह भी पीला होगा। ये हमारी कहलाएगी F1 पीढ़ी। यानी कि यहाँ पर जितने भी पौधे हमको प्राप्त हुए वे सभी पौधे विषम युग्मनजी थे, यानी कि विपरीत कारक उसमें विद्यमान थे, साथ में संकर गोल व पीले थे। इन्हें हम शुद्ध तो नहीं कह सकते क्योंकि इनमें अप्रभावी जो जीन है वह भी विद्यमान है। यहाँ पर सभी पौधे एक जैसे, यानी कि 100% हमको यहाँ पर रेशो प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये तो थी हमारी F1 पीढ़ी आर और वाई। अब यहाँ पर हम F1 पीढ़ी के माध्यम से ही F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनको टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐसे अलग अलग कर दिया। ये आर अलग हो गया और ये वाई अलग हो गया। फिर इस आर का इस वाई के साथ और फिर इस वाई के साथ पैर बनाएंगे, फिर इस आर का इस वाई के साथ और फिर इस वाई के साथ पैर बनाएंगे और हम यहाँ पर नर युग्मक व मादा युग्मक को प्राप्त करके इस F1 पीढ़ी के द्वारा हम F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे। इसको हम पनेट वर्ग भी कहते हैं, जो कि निम्न तरह से बन रहा है। यहाँ पर ये जो गैमेट्स हम बनाएंगे इनको हमको बनाने का विशेष ध्यान रखना है। इसको अलग अलग क्रॉस करके हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे कि ये रहा चेकर बोर्ड, ये हमने बना दिया। यहाँ पर मेल गैमेट और हमने यहाँ पे फीमेल गैमेट्स ले लिए। उस आर का क्रॉस हमने इस वाई से, जैसे कि हमने वहाँ पर भी बताया था, आर वाई इनको हमने इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लिया था। इस आर का क्रॉस इस वाई के साथ कराया तो ये हमारा पहला, उसके बाद इस आर का क्रॉस इस वाई के साथ कराया तो ये इस तरह से हमको ये प्राप्त हो गया। फिर इस आर का क्रॉस इस वाई के साथ तो हमें ये प्राप्त हुआ और इस आर का क्रॉस इस वाई के साथ तो हमें ये प्राप्त हुआ। ये हमारे हो गए मेल गैमेट्स। ठीक वैसे ही फीमेल गैमेट्स भी हमको उन्हीं से प्राप्त करने हैं, तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे वह हमें यहाँ पर ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें ये लक्षण प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका बारी बारी से संकरण कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। सबसे पहले ये जो आर वाई है इसको इस आर वाई से क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर हमको आर वाई। फिर इस आर वाई का संकरण इससे करवाएंगे तो आर और ये वाई और स्मॉल वाई। फिर इस आर वाई का संकरण इस आर वाई के और इस आर वाई का इस आर वाई,
इन सभी से आपस में हम संकरण करवा देंगे और यहाँ पर हम ये पौधे प्राप्त कर लेंगे। इस आर वाई का काम हो जाने के बाद फिर इस आर और स्मॉल वाई को लेंगे और ठीक वैसे ही इन चारों के साथ क्रॉस करवा के यहाँ पे उसका पेयर बना देंगे। तीसरे में हम वापस इस आर वाई का इन चारों से ये पेयर बनाया और चौथे में हमने वापस इस आर वाई का इन चारों से पेयर बनाया। अब यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यहाँ पर हमें 16 तरह के पौधे प्राप्त 16 जो हमको कैटेगरीज है वो मिल रही है। अब चूंकि यहाँ पर प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है और एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, अगर दोनों कैपिटल आर हैं तो वह गोल कहलाएगा और दोनों कैपिटल वाई हैं तो वह पीला हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर दोनों कैपिटल आर तो ये गोल होगा। यहाँ पर कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है, लेकिन जो कैपिटल वाई है यानी कि पीला रंग वह प्रभावी है, तो जो पौधा होगा वह पीला ही होगा। ठीक वैसे यहाँ पर हम सभी के वहाँ पर उसका सिंबल जो होगा वो हम लिख देते हैं। उसके बाद हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमको 16 तरह के पौधे उनमें से हैं, उन 16 पौधों में से जो गोल व पीले पौधे हैं वो तो हमको 9 प्राप्त हो रहे हैं, कि दिखने में गोल और पीले वो 9 हैं। गोल और हरे वे 3 हैं। झुर्रीदार व पीले ये भी 3 मिलते हैं, तथा झुर्रीदार व जो हरा होता है वह हमको 1 मिलता है। तो यहाँ पर हम इसका जो लक्षण प्रारूप है वह हम लिखते हैं 9:3:3:1। लक्षण प्रारूप जो कि बाहरी आकारिकी के माध्यम से, बाहरी लक्षण के माध्यम से लिखा जाता है। दिखने में 9 पौधे गोल व पीले बीज वाले तो वो 9। इस तरह से यहाँ पर हमने ये लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। इसका जो जीनोटाइप होता है वह होता है 1:2:2:4:1:2:1:1, यानी कि अगर इसको आपको याद करना हो तो याद करने का जो तरीका हो वह होता है 12:24:12:12:1, और फिर वो लिखने के बाद हम उस सभी के बीच में अनुपात का निशान लगा देते हैं, वो उसका होता है जीनोटाइप। यहाँ पर हमने मेंडल के तीनों नियमों के बारे में आज पढ़ लिया। पहला नियम प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और साथ में ही हमने यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप भी ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर आपके आज का जो प्रश्न है वह आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न 1 मैं जो आपको पहले पढ़ाया था उसमें से भी एक प्रश्न दे रही हूँ, आप उसको भी नोट कीजिए। प्रश्न 1 आप लिखिए, मेंडल के एकल संकरण पर आधारित नियमों के नाम बताइए। प्रश्न 2 मेंडल के द्विसंकरण पर आधारित नियम को रेखाचित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए तथा F2 पीढ़ी में प्राप्त जीनोटाइप व फिनोटाइप समझाइए।